हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी पावर में, और वो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए अभी तक आपने वर्क एनर्जी के बारे में पढ़ा है, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पढ़ा है लेकिन सारा कुछ आपने एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जहां मैकेनिकल एनर्जी की बात होती है वहां हम दो एनर्जीज का जिक्र करते हैं। यानी मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो हमने सीख लिया कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू हम काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करते हैं, और वो काइनेटिक एनर्जी हमारा हाफ mv² के बराबर आता है। आज हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हमारा कंप्लीट डिस्कशन है वो पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड होगा, और उसके बाद फिर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंबाइन कर लेंगे, कंप्लीट मैकेनिकल एनर्जी के बारे में आज पढ़ेंगे। और अगले लेक्चर में इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आखिरकार होता क्या है? सबसे पहला सवाल तो ये, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म पोटेंशियल एनर्जी? देखिए जैसे ही आप पोटेंशियल शब्द अपने दिमाग में सुनते हैं, मतलब दिमाग में आपके आता है पोटेंशियल, तो आपको कुछ ऐसी फीलिंग होती है कि कुछ समथिंग विच इज स्टोर्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, इस तरीके की एनर्जी की बात हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि पोटेंशियल यानी कैपेसिटी यानी समथिंग विच इज स्टोर्ड, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इसे हम डिफाइन करते हैं एज द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसी एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड होती है उसके पोजीशन के बेसिस पर। जैसे हमने डिफाइन किया था कि कोई भी ऐसी एनर्जी जो कि एक बॉडी के अंदर है बेस्ड ऑन इट्स मोशन के बेसिस पर जो एनर्जी है उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। उसी तरीके से कोई भी एनर्जी जो कि एक बॉडी के अंदर स्टोर्ड होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन हम लिख सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट by virtue of its position। ठीक है, तो उसके पोजीशन के बेसिस पर जो भी एनर्जी एक बॉडी के अंदर स्टोर्ड होती है उस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो कैसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है? देखिए आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है, हमने डिस्कशन किया था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं और अगर उस वर्क के करने की वजह से फोर्स लगाया, वर्क किया, इस वजह से अगर वो ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए, तब हमने जो वर्क किया है वो वर्क कन्वर्ट हो गया है। वर्क करने के दौरान हम एनर्जी लूज करेंगे। जब हम एनर्जी लूज करेंगे तो वो एनर्जी कहां जाएगी? जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर। सो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन कि हम कुछ वर्क कर रहे हैं फोर्स लगाकर, जिसकी वजह से हम अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं। हमारी एनर्जी जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं उसमें चली जाएगी। अगर वर्क करने पर वो ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए तब जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर आएगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर वर्क करके हम ऑब्जेक्ट को अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर लेकर जाते हैं, ठीक है, यानी सपोज कर लीजिए एक हाइट से दूसरे हाइट तक लेकर चलेगा, तो उस केस में जो हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो एनर्जी उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे एग्जांपल समझिए, एक एग्जांपल है वाटर स्टोर्ड इन डैम। वाटर स्टोर्ड इन डैम, ठीक है। फिर आपका फायरिंग बुलेट थ्रू गन, या फिर आप समझिए ड्रॉपिंग ऑफ स्टोन फ्रॉम अ बिल्डिंग।
ये मैं 3 एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। इन तीनों केस में यहां पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र होगा। जैसे वाटर स्टोर्ड इन डैम, समझिए बच्चों कि ये हमारा डैम है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है और यहां डैम है और ये डैम का गेट है, ठीक है। अभी फिलहाल गेट जो है वो क्लोज्ड है। ये इस तरीके से वाटर जो है यहां पर हमने स्टोर कर रखा है। अब आप समझिएगा कि जो वाटर यहां पर स्टोर्ड है, इस वाटर का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप देख सकते हैं कुछ पोजीशन है ना, h हाइट पर ये वाटर जो है वो स्टोर्ड है। या मान लीजिए यहां पर h1 हाइट पर ये लेयर है, ये लेयर जो है वो h2 हाइट पर है, ये लेयर जो है वो h3 हाइट पर है एंड सो ऑन। तो अलग अलग अगर आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो वाटर जो है इसका कुछ ना कुछ पोजीशन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और इस पोजीशन की वजह से इस वाटर के ऊपर, इस वाटर के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी इस वाटर के अंदर स्टोर्ड है जब ये डैम में है, इसी को हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। कैसे? ये गेट जब आप ओपन करेंगे तो यहां पर जो वाटर है जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, ये वाटर इस गेट के थ्रू फॉल करेगा। व्हेन द वाटर विल फॉल, तो यानी कि वाटर अब मोशन में आ गया, तो जब मोशन में यानी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। कहां से आई ये काइनेटिक एनर्जी? तो पहले जब ये वाटर को हमने स्टोर कर रखा था डैम में, उस वक्त वाटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड था। जैसे ही आपने इस गेट को ओपन किया, अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से ये वाटर जो है वो नीचे की तरफ फॉल करेगा। अगर यहां पर हम टरबाइन रखते हैं तो वाटर टरबाइन पर आकर फॉल करता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी जो वाटर के अंदर स्टोर्ड था, उस पोटेंशियल एनर्जी को यहां हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फ्रॉम वेयर डिड वी गेट दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी? फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। क्लियर है? उसी तरीके से फायरिंग बुलेट थ्रू गन। देखिए गन के अंदर क्या होता है बच्चों, गन के अंदर ना ऐसे स्प्रिंग प्रेजेंट है, और ये स्प्रिंग आपका कंप्रेस्ड स्टेट में है, और यहां पर एक बुलेट होता है, ठीक है, यहां पर एक बुलेट हमारा प्रेजेंट है, और ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस्ड स्टेट में है, और ये हमारा ट्रिगर होता है, ठीक है। यहां पर कुछ हमारा इस तरीके से एक ट्रिगर होता है, और ये पूरा एक पैसेज है, ठीक है। और मान लीजिए ये आपका होल्ड करने के लिए, आई एम वेरी बैड एट ड्रॉइंग, तो कोशिश करिएगा समझने के लिए। ये यहां पर आपका ट्रिगर है, ठीक है। अब ये जो ट्रिगर है बच्चों, इस ट्रिगर का जो कनेक्शन है वो यहां पे स्प्रिंग के साथ होता है कनेक्शन। जैसे ही आप ट्रिगर को दबाते हैं, ट्रिगर जो है उसने बेसिकली यहां पर ट्रिगर का जो कनेक्शन है वो यहां पे स्प्रिंग के साथ होता है। ट्रिगर जो है उसने स्प्रिंग को ना कंप्रेस कर रखा है, और कंप्रेस होने की वजह से अगर स्प्रिंग अपने नेचुरल स्टेट में होता तब वो स्प्रिंग मान लीजिए यहां तक होता। अब कंप्रेस कर रहे तो उसका पोजीशन बदल गया ना। उस पोजीशन के बदलने की वजह से नए पोजीशन पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस ट्रिगर को कुछ फोर्स लगाना पड़ा, वर्क करना पड़ा, ट्रिगर की एनर्जी खर्च हुई है। एज अ रिजल्ट जो स्प्रिंग है यहां पर कंप्रेस हो रहा है, और कंप्रेस होने की वजह से इस स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। जैसे ही आप ट्रिगर को दबाते हैं, ये जो पॉइंट है, इस ट्रिगर को आप पीछे की तरफ दबाएंगे तो ये जो पॉइंट है यहां से हट जाता है। अब ये पॉइंट जो नीचे की तरफ आ जाता है। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो स्प्रिंग के अंदर क्या है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। और किसी भी एक बॉडी के अंदर अगर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, तो अगर उसके खुद के हाल पे आप छोड़ दो, तो वो कभी अपने पोटेंशियल एनर्जी को रखना नहीं चाहता है। वो ऑब्जेक्ट हमेशा अपने पोटेंशियल एनर्जी को यूज करना चाहेगा, क्योंकि वो एनर्जी उसकी पोटेंशियल है ना, और पोटेंशियल को तो यूज करेगा। तो एज अ रिजल्ट स्प्रिंग जो है अपने पोटेंशियल एनर्जी को यूज करेगा, उसकी वजह से ये कुछ ना कुछ वर्क इस बुलेट के ऊपर करेगा, और वर्क करने की वजह से बुलेट जो है ये आपका मोशन में आता है, काफी स्पीड के साथ बाहर आता है। यानी इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी ये बुलेट के काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। ड्रॉपिंग ऑफ स्टोन फ्रॉम बिल्डिंग। मान लीजिए आप रूफ के ऊपर, छत के ऊपर एक स्टोन को आपने रखा है, तो छत का जो फ्लोर है उसके रेस्पेक्ट में उस स्टोन के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड है नीचे उसके रेस्पेक्ट में स्टोन के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। आप बोलेंगे कैसे? तो उस स्टोन को उठाइए और छत पर बिल्कुल कोने में जाकर और स्टोन को से हवा में छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि वो स्टोन नीचे की तरफ फॉल करेगा।
जब स्टोन नीचे की तरफ फॉल कर रहा है उस दौरान स्टोन की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो इंक्रीज होती है। वेलोसिटी इंक्रीज होने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो सवाल उठ सकते हो कि भाई ये काइनेटिक एनर्जी आ कहां से रही है? तो जब स्टोन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जिस हाइट पर था उसका, यानी कि कुछ ना कुछ पोजीशन था उसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, उस पोजीशन की वजह से स्टोन के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी। जैसे ही हमने उसे रिलीज किया, स्टोन ने अपने पोटेंशियल एनर्जी को यूटिलाइज करना शुरू किया, और अपने पोटेंशियल एनर्जी को यूटिलाइज करने के दौरान स्टोन इज यूजिंग, मींस इट इज लूजिंग द पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी उसे खर्च हो रही है वो कहां कन्वर्ट हो जा रही है? वो स्टोन के मोशन में, यानी उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, जैसे यहां पर अगर ग्राउंड है और यहां पर स्टोन है, तो ये हाइट है, मान लीजिए कैपिटल एच, यहां पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, अब इसने यूज किया, ये यहां पहुंच गया, तो हाइट जो है इसकी रिड्यूस हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, यानी कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां तक खर्च हुई है। ये पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी? ये यहां पर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यहां पर रेस्ट पर है, u इज इक्वल टू 0, लेकिन यहां पर इसे कुछ वेलोसिटी है v, तो यानी कि यहां पर से यहां तक आने में कुछ ना कुछ इसे काइनेटिक एनर्जी गेन हुई है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी ये स्टोन अपना लूज कर रहा है, ये किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है? इट इज कन्वर्टिंग इट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो कोई भी ऐसी एनर्जी जो कि एक बॉडी के अंदर उसके पोजीशन के बेसिस पर स्टोर्ड है, उस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और जिस ऑब्जेक्ट के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, अगर उस ऑब्जेक्ट को उसके खुद के हाल पे फ्रीली छोड़ दिया जाए, तब उसकी हमेशा टेंडेंसी होती है कि वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को खर्च करे, और जब वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को खर्च करेगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। जैसे यहां पर वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी, जब ये अपने पोटेंशियल एनर्जी को खर्च कर रहा है, देन इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहां पर इस स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी है, जब इसने अपने पोटेंशियल एनर्जी को खर्च किया, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। यहां पर स्टोन के पास पोटेंशियल एनर्जी, जब इसने अपने पोटेंशियल एनर्जी को खर्च किया, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यानी जिस बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, अगर वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को यूज करता है, कब यूज करेगा? जब उसको उसके खुद के हाल में फ्री स्टेट में छोड़ दिया जाए। उस दौरान वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को जब खर्च करेगा, तब वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाती है और काइनेटिक एनर्जी से कॉरेस्पॉन्डिंग बढ़ती चली जाती है ना? क्योंकि हमने पढ़ा है कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। चलिए इसको लिख लीजिए बच्चों, फिर आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, तो आप समझ गए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। कोई भी एनर्जी जो एक बॉडी के अंदर स्टोर्ड है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर किसी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, उसे उसके हाल पे छोड़ दिया जाए, तब वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और कन्वर्ट कर देता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। एक इसी में टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग ले लीजिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसको जरा समझते हैं। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो है उसे कई नाम दिए गए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इस तरीके से अलग अलग फॉर्म्स है पोटेंशियल एनर्जी के। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी के अंदर कब स्टोर हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। सपोज करिए मेरे पास जैसे मार्कर है, और इस मार्कर को अभी फिलहाल ये यहां पर मेरे हाथ के ऊपर प्रेजेंट है। मेरे हाथ के रेस्पेक्ट में अभी इसके पास कोई एनर्जी नहीं, इसको मैंने इसके हाल पे छोड़ दिया है अपने हाथ के ऊपर, तो ये मूव तो नहीं कर रहा ना। लेकिन वहीं अगर मैं इस मार्कर को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर बात करूं, फ्लोर के रेस्पेक्ट में, तो ये कुछ हाइट पर है, इसका कुछ पोजीशन है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर इसे इसके हाल पे छोड़ दिया जाएगा, तब ये नीचे की तरफ फॉल करेगा, अपने पोटेंशियल एनर्जी को खर्च करेगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो
बेसिकली कंसिडर करिए कि हमारे पास ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एम मास का एक ब्लॉक है जो कि इस सरफेस पर, इस पॉइंट को मान लीजिए हम ए पॉइंट लेते हैं, ए पॉइंट पर रखा हुआ है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू दिस सरफेस, तो इस सरफेस के रेस्पेक्ट, चूंकि ये इसी सरफेस पर है, इसका पोजीशन सरफेस के रेस्पेक्ट में 0 है, तो इसलिए सरफेस के रेस्पेक्ट में भी फिलहाल इस ब्लॉक की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए इसके ऊपर एक तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, राइट, और ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये चैप्टर नंबर 5 में हमने जितना पढ़ा है इससे हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया हमारे लिए। तो इसके ऊपर नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। आप ऐसा करिए कि इस ब्लॉक को उठाकर और इसको ए पॉइंट से उठाकर और बी पॉइंट तक लेकर चले जाइए। अब बी पॉइंट जो है इसका यहां पर, आप इसको यहां पर लेकर आ जाइए, ठीक है, क्लियर है बात। ये ए पॉइंट से उठाकर इसको और बी पॉइंट तक लेकर चले जाइए, गेटिंग माय पॉइंट। तो इस दौरान यहां पर इसका पोजीशन था 0, लेकिन अब यहां से बी पॉइंट का जो पोजीशन है वो h हाइट ऊपर है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ए पॉइंट पर अगर आप ब्लॉक को इसके हाल पे छोड़ रहे हैं तब ये कोई हरकत नहीं कर रहा, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, ये अपनी किसी एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहे, यानी इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी फिलहाल प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इसी को उठाकर जब मैं यहां लेकर गया, अब यहां से अगर मैं रिलीज करूंगा तब ये वापस से ए की तरफ मूव करेगा, यानी कि नीचे की तरफ अब ये मूव कर रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ एनर्जी तो इसके पास है ना, तभी तो ये मूव कर पा रहा है। एनर्जी होती नहीं तो मूव कैसे करता। यानी ए पॉइंट से जब मैं इसे बी पॉइंट तक लेकर जा रहा हूं तब इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो गई है। जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई है वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब सवाल उठता है कि भाई आखिरकार इसके अंदर एनर्जी स्टोर कैसे हुई, खुद ब खुद क्या एनर्जी आ गई, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ऐसा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है कि देखिए इसके ऊपर ना एक mg फोर्स नीचे की तरफ कॉन्टिन्यूअसली एक्ट कर रहा है, राइट। इसके ऊपर नीचे की तरफ एक mg फोर्स कॉन्टिन्यूअसली एक्ट किए जा रहा है और हमने क्या किया है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है और हम इस पर ऊपर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, एक F अमाउंट ऑफ फोर्स लगाकर इसे नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। और जिस दौरान हम इसे नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं उस वक्त इसका एक्सेलरेशन 0 है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बहुत धीरे धीरे हम इसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं। तो ऐसा करने के दौरान हमने ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया है और ऊपर की तरफ कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया है। तो फोर्स ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ। तो एज अ रिजल्ट हमने कुछ वर्क किया है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कुछ वर्क किया है। अब जो वर्क हम कर रहे हैं उस वर्क को करने के लिए हम अपनी कुछ एनर्जी लूज कर रहे हैं और हमारी जो एनर्जी लूज हो रही है वो इस ब्लॉक के अंदर स्टोर हो जा रही है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यहां पर है तो हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं तो कोई एनर्जी स्टोर नहीं हो रही, लेकिन यहां से यहां उठाकर लेकर गए, हमने कुछ वर्क किया, जो वर्क हमने किया वो स्टोर हो गई पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अच्छा, अब देखिए एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 कब होता है बच्चों? एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब कि जो नेट फोर्स है वो आपका 0 के बराबर होना चाहिए। और नेट फोर्स यहां पर कितना लग रहा है? ऊपर की तरफ हमने जो फोर्स लगाया है F और नीचे की तरफ लग रहा है mg। F माइनस mg इज इक्वल्स टू 0, यानी कि mg जो है वो F के बराबर हो जाएगा। mg किसके बराबर हो जाएगा? mg F के बराबर हो जाएगा, राइट। mg किसके बराबर हो जाएगा? F के। यानी आप एग्जैक्टली जितना ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स आप ऊपर की तरफ लगाकर और इसे ऊपर उठाकर लेकर जा रहे हैं। ऐसा करने के दौरान हमने कुछ वर्क किया है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। आपके द्वारा जो वर्क हुआ है वो वर्क कितना हुआ है? जो आप फोर्स लगा रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय जितना आपने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया है इनटू कॉस थीटा।
और फोर्स आपका ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, इसलिए एंगल इसका 0 डिग्री है। भाई आपने कितना फोर्स लगाया है? आपने एग्जैक्टली mg के बराबर फोर्स लगाया है। कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किए हैं? h डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया। cos 0 तो 1 होता है, यानी आपने कितना वर्क किया है? आपने mgh अमाउंट ऑफ वर्क किया। तो आप जब इसे यहां से यहां लेकर जा रहे हैं तो mgh अमाउंट ऑफ वर्क आपने किया है, और इस वर्क की वजह से आप इतनी एनर्जी अपनी लूज कर रहे हो, और जो एनर्जी आप लूज कर रहे हो ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जा रही है। ठीक है, इसे मैं V ऑफ H फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है H हाइट पे, V ऑफ H यानी पोटेंशियल एनर्जी H हाइट पर, ये mgh के बराबर है। और यहां से आप नोटिस कीजिए कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अलग अलग हाइट पर अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी स्टोर होगी। तो इसीलिए हमने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि एक बॉडी के अंदर उसके पोजीशन की वजह से होता है। देखिए पोजीशन चेंज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी आपकी चेंज हो जाएगी। क्लियर है? तो चूंकि हमने यहां पर जो वर्क किया है, आपने इसे यहां से यहां उठाने में जो फोर्स लगाया, वो कौन से फोर्स के अगेंस्ट आपने फोर्स लगाया है, या आपने इसे यहां से यहां उठाकर लेकर जाने में जो वर्क किया है वो वर्क किस फोर्स के अगेंस्ट आपने किया है? तो भाई नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था, उसी के अगेंस्ट तो फोर्स लगाकर आपने वर्क किया है। तो जिस फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाकर हम वर्क करते हैं, जो एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी उसी पर्टिकुलर फोर्स के नाम पे हम लोग रखते हैं। जैसे यहां पर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, तो जो एनर्जी इसमें स्टोर हुई वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। वैसे ही हम स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट भी वर्क करेंगे, वहां स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। 12th में जब आप पढ़ेंगे तो चार्जेस यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस के अगेंस्ट वर्क करेंगे, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। मैग्नेट्स के अगेंस्ट अगर वर्क करेंगे तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो इसलिए इसे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नाम दे रहे हैं। ठीक है, एक बार ब्रीफली आप समझ लीजिए फिर से। हमने कंसीडर किया है कि एक सरफेस है जिसके ऊपर m मास का ब्लॉक A पॉइंट पर रखा हुआ है। ए पॉइंट पर चूंकि सरफेस के रेस्पेक्ट में इसका कोई पोजीशन नहीं है, सिर्फ 0 पोजीशन है, इसलिए यहां पर इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। भाई एच की जगह 0 रख दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, इसके ऊपर mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इस mg फोर्स के अगेंस्ट एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर आप इसे a पॉइंट से b पॉइंट तक यानी h डिस्प्लेसमेंट तक लेकर जा रहे हैं, h हाइट तक लेकर जा रहे हैं। तो ऐसा करने के दौरान आपने कुछ फोर्स लगाया और कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया। ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी आपने कुछ वर्क किया है। कितना वर्क किया आपने? mgh वर्क किया। तो जितना वर्क आप कर रहे हैं उतनी एनर्जी आप लूज कर रहे हैं, और जितनी एनर्जी आप लूज कर रहे हैं एग्जैक्टली वो एनर्जी इस ब्लॉक के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रही है। अच्छा, इसी की अगर हम बात करें तो अगर सपोज करिए कि इस ब्लॉक को आप सेम फ्लोर मैंने बनाया है, सेम सरफेस, ये m मास है, ये a पॉइंट है। अगर इसे आप इस पाथ के अलोंग लेकर जाते हैं और फिर आप यहां B पॉइंट तक लेकर आते हैं, अगर इसे मान लीजिए, ठीक है, ये B पॉइंट है। अगर m मास के ऑब्जेक्ट को आप A पॉइंट से उठाकर और B पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं, एक आप बिल्कुल सीधा लेकर गए यहां पर, और यहां पर आप इसको इस पाथ के अलोंग लेकर जा रहे हैं। यहां पर बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, यानी यहां पर भी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो h के बराबर ही होगा, राइट? तो यहां पर जो आपने वर्क किया है, अगर मैं इसे C कहूं, D कहूं, E कहूं और B कहूं, तो यहां पर टोटल वर्क कितना होगा? पहले आप इसे A से C ले जा रहे हैं, तो A से C ले जाने पर जो वर्क आपने किया है वो वर्क निकाल लीजिए। फिर C से D ले जाने पर जो वर्क आपने किया है वो वर्क आप निकाल लीजिए। उसके बाद फिर D से E ले जाने पर जो आपने वर्क किया है वो वर्क निकाल लीजिए, और उसके बाद फिर E से B ले जाने पर जो आपने वर्क किया है वो वर्क आप निकाल लीजिए। यही तो टोटल वर्क आप कर रहे हैं। देखिए A पॉइंट से C पॉइंट तक वर्क करने के दौरान आपने कितना क्या क्या किया है? mg फोर्स लगाया है आपने ऊपर की तरफ, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना ही, ताकि एक्सेलरेशन 0 मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्प्लेसमेंट है आपने प्रोड्यूस किया वो है AC। यहां पर जो वर्क है वो 0 है। क्यों? क्योंकि हाइट में कोई चेंज नहीं,
हॉरिजॉन्टली आप मूव कर रहे हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट यहां कोई वर्क नहीं हुआ है। फिर जब डी से ई आप लेकर जा रहे हैं तो आपने फोर्स लगाया mg और डिस्प्लेसमेंट इसका है डी, और आखिर में भी यहां पर भी बी से ई आपने कोई वर्क नहीं किया। तो अगर मैं यहां पर mg कॉमन ले लूं तो ये क्या आ रहा है मेरा AC प्लस DE, और AC और DE को अगर हम ऐड करेंगे बच्चों, ये AC है और ये DE है, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो सेम वो हाइट आपका H निकल कर आएगा, राइट। ये वही H हाइट है ना, AC और DE को ऐड करने पर ये H हाइट आ रहा है। यानी इस केस में भी जो वर्क आपने किया है वो mgh के बराबर है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी में स्टोर हुई है वो यहां पर भी mgh के बराबर है। दोनों केस में सेम वर्क है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क हम करते हैं वो वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यहां पर अलग पाथ से लेकर गए, यहां पर अलग पाथ से लेकर गए, दोनों केस में जो वर्क हमने किया है वो सेम अमाउंट ऑफ किया है। तो इसीलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर। दोनों केस में देखिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए वर्क जो हम कर रहे हैं वो हमारा सेम है। तो कोई भी ऐसा वर्क किया हुआ अगर आपको दिखे कि वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तब जिस फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं उस फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। फोर्स जो है बच्चों उसको हम लोग ना दो कैटेगरीज में बांटते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। इंपॉर्टेंट है, इसको जानने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। अगर हम किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं और वो वर्क हमारा पाथ के इंडिपेंडेंट है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हमारा वर्क सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तब जिस फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और अगर हमारा वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है, तब जिस फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क करेंगे वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। यहां पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं और हमारा वर्क सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो आप लिख सकते हैं कि क्या कहां लिखूं मैं, चलिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन आप उसी हिसाब से आप बना लीजिएगा। मैं कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लिख दे रहा हूं कि इफ द वर्क डन, किसके खिलाफ वर्क कर रहे हैं? किसी फोर्स के खिलाफ हम वर्क कर रहे हैं। इफ द वर्क डन अगेंस्ट एनी फोर्स is independent of path, is independent of path, then the force is called conservative force। ठीक है, तो वर्क हमारा पाथ के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता है, उसके ऊपर दो तरीके से फोर्स हम कैटेगराइज करते हैं। अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं किसी फोर्स के अगेंस्ट और वो वर्क अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तब जिस फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। और अगर हम जो वर्क कर रहे हैं किसी फोर्स के अगेंस्ट, अगर हमारा वर्क पाथ पे डिपेंड करेगा, तो जिसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, जिस फोर्स के अगेंस्ट, उस फोर्स को हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। वर्क को कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव नहीं कहते हैं, जिस फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क करते हैं उस फोर्स को कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव कहते हैं। अगर पाथ पे डिपेंड करेगा तब वो नॉन कंजर्वेटिव होगा, और पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा तब वो फोर्स कंजर्वेटिव होगा। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, समझ कर नोट करिएगा।
ठीक है बच्चों, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करिए कि ये हमारा पॉइंट 1 है और ये हमारा पॉइंट 2 है, राइट। और अगर सपोज करिए कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसको मैं इस पाथ से 1 से 2 लेकर जा रहा हूं, इसे मैं कहता हूं, ये ए कह देते हैं इसको और इसको बी कह देते हैं, ठीक है, 1 2 की जगह छोड़ के ए से बी। और अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस पाथ से लेकर जाऊं, ठीक है, अगर मेरा फोर्स कंजर्वेटिव हुआ, या यू समझिए, अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट इस पहले पाथ से जाऊं या ए से बी इस दूसरे पाथ से जाऊं, दोनों केस में अगर मेरा वर्क सेम आता है तो इसका मतलब कि मेरा वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, भाई अलग अलग पाथ के लिए वर्क सेम आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि हमारा जो फोर्स है जिसके अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं वो फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और अगर दोनों के लिए अगर वर्क अलग अलग आए यानी कि फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, तो वर्क डन अलोंग पाथ 1 अगर वर्क डन अलोंग पाथ 2 के बराबर है तो इस केस में जिस फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं उस फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। और अगर वर्क डन फर्स्ट पाथ के अलोंग और वर्क डन सेकेंड पाथ के अलोंग अगर ये दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग है, इसका मतलब कि जिस फोर्स के अगेंस्ट हमने वर्क किया है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। वो फोर्स क्या होगा बच्चों? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका एग्जांपल आपने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे ही आप देखेंगे स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। मैं अभी दो ही एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि आपको ये इन्हीं दो चीजों के बारे में पढ़ना है, बाकी 12th में जब पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे 11th में तब उसकी बात करेंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क करिएगा तो दोनों पाथ के लिए अलग अलग वर्क आपका आएगा, वो पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए वो नॉन कंजर्वेटिव है। इन दोनों केस में जो वर्क है आपका वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो अब समझिए इस बात को, ठीक है, एक तो आप इसको नोट कर लेंगे। दूसरी बात है, फिर से यही मैं पाथ बना रहा हूं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। एक ऑब्जेक्ट को मैं यहां से यहां लेकर गया फर्स्ट पाथ के अलोंग, और अगर मैं उसे वापस ले आऊं सेकेंड पाथ के अलोंग, अब वर्क डन हमारा क्या आएगा जरा देखते हैं। देखिए किस केस में की बात कर रहा हूं मैं? कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा हूं। वर्क अगर हम ऑब्जेक्ट को ए से बी लेकर जाएंगे तब जितना वर्क हम कर रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट को हम बी से ए लेकर आएंगे तब वो वर्क दोनों बराबर होंगे लेकिन साइन ऑपोजिट होगा। यानी ए से बी लेकर जाने में जितना वर्क हम कर रहे हैं बी से ए लाने में उतना ही वर्क करेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसका एक छोटा सा लॉजिक मैं दे रहा हूं। सपोज करिए कि आप एक ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री, यानी वर्क नेगेटिव हुआ। और फिर जब आप उसे ऊपर से अब नीचे ला रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, यानी वर्क अब पॉजिटिव होगा। तो ए से बी जाने पर वर्क अगर पॉजिटिव है तो बी से वापस ए आने पर वर्क जो है वो नेगेटिव होगा। तो अगर हम कहें तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों? अगर माइनस डब्ल्यू बी ए को मैं इधर ले आता हूं तो वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी, फिर इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम बी टू ए। इसका सम कितना होना चाहिए? 0 के बराबर। यानी यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन along closed path
इज इक्वल टू 0। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम एक क्लोज पाथ के अलोंग वर्क करते हैं, यानी जिस पॉइंट से हमने शुरू किया वापस से उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, अगर क्लोज पाथ के अगेंस्ट हम वर्क करते हैं और अगर वो वर्क हमें 0 के बराबर मिलता है तब फोर्स कंजर्वेटिव है, और अगर 0 के बराबर नहीं मिलता है तब फोर्स नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर है? ये अलग अलग तरीके से मैंने आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की परिभाषा जो है वो आपको बता दी मैंने। इसको नोट कर लीजिए, फिर एक आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद। अच्छा, अब बच्चों जैसे हमने वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन लिखा था ना, वर्क हमने लिखा था कि वर्क जो हमारा होता है वो है इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लिखा था। यानी कि आप कह सकते हैं कि वर्क जो हमारा है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब उसी तरीके से वर्क और पोटेंशियल एनर्जी या कह लीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बीच में हम एक रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं। जैसे कह लीजिए पोटेंशियल एनर्जी के बीच में देखिए, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने कुछ वर्क किया है, किसी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कुछ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और उस वर्क के करने की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, राइट? आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया और वर्क करने की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही है। तो जितना वर्क आप करेंगे, whatever is the amount of work which you are doing, that work should be equal to the change in potential energy of the object, है ना, with a minus sign। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है बच्चों कि जब आपने वर्क किया है, अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस एनर्जी के लॉस की वजह से इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही है। जैसे अगर हम बात करें तो भाई आपने जो वर्क किया है वो वर्क कितना है? mgh के बराबर था, राइट? आपने जो एक्सटर्नल एजेंसी ने जो वर्क किया है वो वर्क mgh के बराबर है। हम जानना चाहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जाहिर सी बात है, आपने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया था उस ऑब्जेक्ट को लेकर जाने में, तो आपका फोर्स पॉजिटिव था। तो नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो फोर्स नेगेटिव होना चाहिए। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बच्चों वो आपका माइनस mg के बराबर होना चाहिए, राइट? ग्रेविटेशनल फोर्स इसके बराबर होना चाहिए माइनस mg, क्योंकि भाई ये नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। आपने mg फोर्स ऊपर की तरफ लगाया था, वो पॉजिटिव था ना। ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ है और नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस mg होना चाहिए। तो अगर मेरे पास इस फोर्स का फॉर्मूला है, वर्क का फॉर्मूला है, वर्क हमारा है इक्वल्स टू mgh, ठीक है। अगर मैं इस वर्क को डिफरेंशिएट कर दूं हाइट के रेस्पेक्ट में, ठीक है, dw/dh, हाइट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो इस साइड में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा d/dh ऑफ mgh। तो mg तो हमारा बाहर आ जाएगा बच्चों, राइट? तो बचेगा क्या हमारा dh/dh, जो कि 1 के बराबर होगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू mg। तो रेट एट विच द वर्क इज बीइंग डन, ये mg के बराबर है ना, हाइट के रेस्पेक्ट में जिस रेट से हम वर्क कर रहे हैं। लेकिन हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? माइनस mg। तो अगर आप दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो माइनस mg है इसे हम लोग क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लिख सकते हैं? इसको f ना लिखकर हम लोग f ऑफ h लिख देते हैं, ठीक है, ये हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि f ऑफ h इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dw/dh। और हमने देखा है कि जो वर्क हमारा है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। खैर वो बात की बात है। तो यहां से हम dw क्या लिख सकते हैं? क्या dw को लिख सकते हैं f ऑफ h इंटू dh विथ अ माइनस साइन। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं दोनों साइड पे तो ये मेरा क्या आ जाएगा? वर्क, राइट? और ये मेरा क्या आ रहा है? माइनस ऑफ इंटीग्रल
और एफ ऑफ एच डी एच, किसी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। अगर मैं एच को एक्स से रिप्लेस कर दूं तो आप थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। वर्क जो आपका है वो आ रहा है इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एच मैंने इसीलिए लिया क्योंकि हाइट है, एक्स अगर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स आई से एक्स एफ, राइट। और ये फोर्स क्या है बच्चों बताइए, ये फोर्स हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क, और वर्क स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो वर्क जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा या वर्क जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किया जा रहा है, ये वर्क किस फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो क्या इसे हम लिख सकते हैं माइनस, और ये तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है डेल्टा वी, यानी कि वर्क जो हमारा है बच्चों वो होता है माइनस डेल्टा वी, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और इसे हम लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय काइनेटिक, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में W होता है इक्वल्स टू डेल्टा के, और ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में होता है माइनस ऑफ डेल्टा वी। ये दो इक्वेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी हम यूज करने जा रहे हैं। आप समझिए इस बात को कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क किया गया है वो mgh है, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमारा mg के बराबर है। तो भाई ऊपर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स तो ऊपर की तरफ है, अगर ये आपका प्लस mg है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो माइनस mg होना चाहिए, राइट। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह मैंने लिख दिया माइनस mg। अब इस एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क है वो mgh के बराबर है। इसको हाइट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये हमारा आ रहा है इक्वल्स टू mg, ठीक है। तो हमने लिखा कि भैया dw बाई dh mg के बराबर है। तो माइनस साइन अगर मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड तो ये जो हमारा माइनस mg है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, f ऑफ h। तो ग्रेविटेशनल फोर्स f ऑफ h हमारा आ रहा है माइनस dw बाई dh के बराबर, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस dw बाई dh के बराबर आ रहा है। अब इस dh को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये मेरा हो जाएगा dw इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ h dh, माइनस साइन इधर भेज दिया, फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। इस साइड तो वर्क निकल कर आ जाएगा और इस साइड हमारा माइनस f ऑफ h dh, राइट। f ऑफ h हमारा क्या है, लिमिट भी पुट कर दिया, h को x से रिप्लेस कर दिया ताकि आप समझ सकें। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो वर्क जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है। तो यानी कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होना चाहिए। जो वर्क है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है। तो एक माइनस साइन हमारा पहले से और डेल्टा भी, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो माइनस, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वीएफ माइनस वीआई। अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वीआई माइनस वीएफ हो जाएगी। ये दो इक्वेशन हमारे इंपॉर्टेंट आए हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को यूज करके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो प्रूफ करने जा रहे हैं। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को सीख लिए हैं, काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को सीख लिए हैं, यानी कि एक तरीके समझिए मैकेनिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को हमने सीख लिए हैं। अब उसी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कंबाइन करके, यूज करके हम लोग एक प्रिंसिपल प्रूफ करने जा रहे हैं या कंसिडर करने जा रहे हैं। वो हमारा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कैसे है, याद करिए मैंने आपको बताया था कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम वर्क करते हैं, वर्क करने के दौरान हम अपनी एनर्जी लूज करते हैं। जो एनर्जी हम लूज कर रहे हैं वो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। अगर वो मूव करने लग जाए तो
काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ये जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर होती है ये हमारा होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। वर्क इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम डेल्टा यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। ये हमारा आया था वर्क एनर्जी थ्योरम में। पिछले लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट में हमने सीखा कि ये सेम वर्क डन जो है वो पोटेंशियल है, अगर ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, पोजीशन चेंज हो जाए वर्क होने की वजह से, तब जो एनर्जी है उसके पोजीशन के बेसिस पे उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, जिसे हमने डेल्टा वी सिंबल से रिप्रेजेंट किया था, राइट। और ये नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ये होता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं लिख रहा हूं बच्चों, वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड द सेम वर्क इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, यानी कि नीचे वाले इक्वेशन का साइन जो है उसको हम बदल देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा 0 और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या कह रहा है, इक्वेशन नंबर 3 हमें कह रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 0, है ना। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का जो सम है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0, है ना। काइनेटिक एनर्जी, तो भाई देखिए कुछ काइनेटिक एनर्जी है ऑब्जेक्ट का और कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों चेंज हो रहे हैं और उस चेंज का जो सम है वो 0 के बराबर है। इसका मतलब कि दोनों एनर्जीज, जितनी भी एनर्जी है दोनों मिलाकर इकट्ठे, उसका टोटल चेंज भी 0 के बराबर होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया चेंज इन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अगर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज 0 के बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट के बराबर है, तभी तो उसका चेंज 0 है ना भाई। अभी भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम वही सेम है और बाद में भी वही सेम है, तभी तो उसका चेंज 0 के बराबर है। और मुझे बताइए काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। उस मैकेनिकल एनर्जी को हम ई सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इक्वेशन बता रहा है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसी को तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख रहे हैं। तो इक्वेशन 4 हमें क्या बता रहा है बच्चों, इक्वेशन 4 से हम सीख रहे हैं कि the change in mechanical energy, the change in mechanical energy of an object is equal to 0। कोई चेंज नहीं है, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज total mechanical energy, that is total mechanical energy always remains conserved, right। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई वर्क जो है वो पॉजिटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है और नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। दोनों का इक्वेशन चेंज कर दिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का सम हमारा 0 के बराबर आ रहा है। दैट मींस काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का ओवरऑल चेंज जो है वो 0 के बराबर है। और कोई भी चेंज 0 कब होता है, जब वो चीज हमेशा कांस्टेंट हो। भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ओवरऑल इनको मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट का, एक सिस्टम का कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है।
ठीक है, इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, कुछ इस तरीके से कि दोनों का सम जो है वो हमेशा जीरो के बराबर, सॉरी हमेशा सम जो है वो कांस्टेंट के बराबर हो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम है, ज्यादा हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम, और जैसे जैसे हाइट कम होता है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो ये जो ट्रांसफर है पोटेंशियल एनर्जी से एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जा रही है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जा रही है, ताकि इनका सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इसको नोट कर ले बच्चों। एक आखिरी चीज हम लोग देखते हैं इसके बाद। अच्छा बच्चों, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रिंसिपल है, ये आपने मैथमेटिकली देख तो लिया कि ठीक है, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है, यानी कि किसी एक पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट के, एक सिस्टम के पास जितनी मैकेनिकल एनर्जी है उस सिस्टम के पास हर एक पॉइंट पर उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी होनी चाहिए। सिस्टम कह लें, ऑब्जेक्ट कह लें, जो आपको मर्जी है। देखिए एक इसका एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, उससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, मतलब उसको हम लोग अप्लाई करते हैं एक तरीके से। सपोज करिए कि ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है और एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, मान लीजिए ये बॉल जो है वो इस पॉइंट पर, ये ए पॉइंट, ठीक है, यहां से आप इसको ड्रॉप करते हैं। जब आप ड्रॉप करेंगे तो ये बॉल इसको नीचे की तरफ मूव करना चाहिए। थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद, दिस बॉल विल रीच दिस पॉइंट, फिर और नीचे फॉल करते करते फाइनली द बॉल विल रीच दिस पॉइंट। तो मैं 3 पॉइंट ले रहा हूं, ये मेरा बी पॉइंट है और ये मेरा सी पॉइंट है। क्लियर है? मान लीजिए कि ये जो हाइट है, ए पॉइंट का जो हाइट है उसको हम मान लेते हैं कि एच के बराबर, ठीक है, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं। हाइट कितना है? कैपिटल एच। और बी पॉइंट की जो हाइट है उसको मान लेते हैं एच डैश के बराबर। ठीक है, अलग अलग पॉइंट की हाइट जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अलग अलग है। और सी पॉइंट जो है इसकी हाइट तो एच इज इक्वल टू 0 है, राइट। अब मुझे बताइए कि भाई ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है वो क्या होगी, बी पॉइंट पर क्या होनी चाहिए और सी पॉइंट पर क्या होनी चाहिए। ठीक है, ए पॉइंट पर यहां पर चूंकि एच हाइट पर है और यहां से हम बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो यहां पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0, राइट। अब यहां से जब ये ड्रॉप होगा तो नीचे फॉल करते करते बी पॉइंट पहुंचने पर कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी। मान लीजिए उस वेलोसिटी को हम लोग कह देते हैं वी डैश, और जब ये ग्राउंड को आकर स्ट्राइक करेगा उस वक्त की इसकी वेलोसिटी को हम लोग कह देते हैं वी। तो अब इस पॉइंट पर जो एनर्जी है, इस ए पॉइंट पर जो एनर्जी है, इसे मैं ई ए कह रहा हूं, वो कितनी होनी चाहिए। तो भाई एनर्जी जो है किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। जब चूंकि ये एच, कैपिटल एच हाइट पर है, इसलिए यहां पर जो इसकी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो mgh के बराबर होनी चाहिए, राइट। और यहां पर चूंकि इसकी वेलोसिटी 0 है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू 0 का स्क्वायर यानी 0 होनी चाहिए। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट पर mgh के बराबर है, राइट। अच्छा, अब यहां से आपने इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, यहां पहुंचते पहुंचते ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया। यहां पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी 0 से चेंज होकर v स्क्वायर हो गई। तो यहां पर इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? एनर्जी एट पॉइंट बी, व्हाट शुड बी द एनर्जी एट पॉइंट बी? तो भाई पोटेंशियल एनर्जी पहले देखते हैं कितनी है। क्योंकि ये ग्राउंड से एच डैश हाइट ऊपर है, इसलिए यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए mg h डैश। और चूंकि इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v स्क्वायर है या स्पीड v स्क्वायर है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए हाफ m इंटू वी डैश का स्क्वायर, राइट। और फिर ये नीचे फॉल करके और फाइनली सी पॉइंट पर पहुंच गया। तो सी पॉइंट पर एनर्जी क्या होनी चाहिए भाई? चूंकि यहां पर हाइट 0 है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0, और यहां पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी है v, v वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर।
क्लियर है? तीनों पॉइंट पर हमें जो एनर्जी है वो मिल गई। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो तो हर एक पॉइंट पर सेम है, इसीलिए जितनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की ए पॉइंट पर है उतनी ही टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की बी पॉइंट पर होनी चाहिए, और इतनी ही टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की सी पॉइंट पर होनी चाहिए। राइट? तो अब पहले केस में बच्चों हम लोग ऐसा करते हैं कि जो ए पॉइंट और जो सी पॉइंट है इन दोनों को कंपेयर करते हैं। पहला केस है कि भाई जो मैकेनिकल एनर्जी ए पॉइंट पर है वही मैकेनिकल एनर्जी सी पॉइंट पर भी होनी चाहिए। राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया, ए पॉइंट पर कितने मैकेनिकल एनर्जी, mg इंटू कैपिटल एच, और सी पॉइंट पर कितनी मैकेनिकल एनर्जी है, हाफ mv स्क्वायर। राइट? m से m कट गया बच्चों, और ये v स्क्वायर जो हमारा है ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2g इंटू कैपिटल एच। यहां से जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा इक्वल्स टू √2g इंटू एच, जहां h क्या है, हमने a और c पॉइंट को देखा है ना, तो a और c पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो कैपिटल h के बराबर है। राइट? चलिए, एक तो ये इक्वेशन हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं केस 2 देखूं, केस 2 हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि एनर्जी ए पॉइंट पर और एनर्जी बी पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। भाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है तो ए पॉइंट पर एनर्जी क्या है, mgh, और बी पॉइंट पर एनर्जी क्या है, mgh डैश प्लस हाफ m v डैश का स्क्वायर। देखिए m तो बच्चों तीनों में कॉमन है, कट जाएगा, ये क्या बचा, gh, इस साइड लिखते पहले g इंटू एच डैश प्लस हाफ v स्क्वायर, v डैश स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, g इंटू कैपिटल h के बराबर। अब इस g इंटू स्मॉल h डैश को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा हाफ इंटू v डैश का स्क्वायर g इंटू h माइनस h डैश होना चाहिए। भाई ये gh इधर आकर माइनस gh होगा, g मैंने कॉमन ले लिया, और इस 2 को अगर इधर भेज दें तो v डैश स्क्वायर हमारा हो जा रहा है 2 इंटू जी h माइनस h डैश। रूट ले ले तो v डैश यानी b पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो हमारा हो जाना चाहिए इक्वल्स टू √2g h माइनस h डैश। और h माइनस h डैश क्या है बच्चों, देखिए ये हाइट h है, ये हाइट h डैश है, तो ये जो डिफरेंस है यही तो हमारा h माइनस h डैश है ना, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में जो इस बॉल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो h माइनस h डैश है, और यही हमारा यहां पर आ रहा है 2g इंटू जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहां पर भी आ रहा है 2g इंटू जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट h के बराबर है। राइट? तो अगर आपसे कोई कह दे कि भैया ए पॉइंट पर जो है ना हमने एक इतने मास के ऑब्जेक्ट को इतने हाइट से रिलीज किया है, बताओ कि इस पॉइंट पर पहुंचकर जिसकी हाइट इतनी है, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। डायरेक्टली ये फॉर्मूला है, इसमें पुट कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। देखिए सी पॉइंट, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। सी पॉइंट के लिए बच्चों, सी पॉइंट के लिए देखिए बी पॉइंट के लिए h की वैल्यू h डैश है, इसलिए हमने यहां h की जगह h डैश लिखा है। सी पॉइंट के लिए h की वैल्यू 0 है, अगर h डैश h यहां पर 0 रख देंगे तो ये इस इक्वेशन के बराबर आ जाएगा। राइट? चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अप्लाई करिएगा न्यूमेरिकल में जहां यूज होगा, इसका नोट कर ले बच्चों। अच्छा बच्चों, अभी हमने एक चीज देख लीजिए, अभी हमने लिखा था कि भाई वेलोसिटी जो है वो √2gh के बराबर है। राइट? ये हमने लिखा था ना, या h माइनस h डैश के बराबर है। ये हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन को यूज करके। थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। राइट? मैंने कहा था कि a पॉइंट से हम लोग बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, और बॉल कहां तक पहुंच रहा है, c पॉइंट तक, और ये हाइट हमारा कैपिटल H के बराबर है। तो यहां से जब ड्रॉप करेंगे तब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक है? तो भाई इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग 0 कर देते हैं, ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल करता है
तो एक्सेलरेशन उसका क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर, तो a की जगह हम लोग g लिख देते हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, और जो डिस्प्लेसमेंट है देखिए कैपिटल H के बराबर, तो s की जगह हम लोग कैपिटल H लिख देते हैं, तो वेलोसिटी जो हमारा है वो आ गया √2gh के बराबर, राइट, क्लियर है बात। अच्छा अब एक चीज देखिए यहां से, सॉरी इससे इससे देखिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, अगर मैं दोनों साइड हाफ m से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m इंटू 2gh, यानी कि हाफ mv स्क्वायर mgh के बराबर होगा। ये हाफ mv स्क्वायर क्या है बच्चों, C पॉइंट पर पहुंचने के बाद काइनेटिक एनर्जी, और mgh क्या है, A पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देख रहे हैं कि A पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट के पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी है, सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ही है। यहां पर एनर्जी जो है हमारा वो mgh ही तो था, और यहां पर जो एनर्जी है वो हमारा हाफ mv स्क्वायर था, और आप देख सकते हैं कि mv स्क्वायर इस इक्वेशन से भी हमारा हाफ mv स्क्वायर mgh के बराबर आ रहा है, यानी कि ये पूरी की पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास इस हाइट पे थी, वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। क्लियर है, ये भी इस बात को बताता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है खुद को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में आज जो हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से टॉपिक को पढ़ लीजिएगा ताकि न्यूमेरिकल करते वक्त आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और याद से पढ़ाई करिएगा।